अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया आसिम मुझे बुलाने के लिए। अवैस साहब आज से का पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो है सोशल मीडिया पे एक खबर आती है और उस खबर के बाद देखते ही देखते जो है वो टॉप ट्रेंड का भी शिकार बन जाती है और वो खबर इतनी सेंसिटिव है कि एक लेक्चरर ने बहन और भाई के रिश्ते के ऊपर जो सवाल उठाया है, आपने भी वो देखा है, मेरा ख़्याल है हमारे नाज़रीन भी उस फुल्ली अवेयर होंगे कि वो क्या किस्सा है। बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी रिपोर्ट किया और बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। अ, क्या कहेंगे आप कि आप खुद एक प्रोफ़ेसर हैं और जब प्रोफ़ेसर मतलब जब होता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो कहाँ तक जा सकता है? क्या उसके ये हदूद में है कि वो बहन और भाई के रिश्ते पे क्वेश्चन मार्क लगाए और तालिब-इल्मों से ये कहे अकॉर्डिंग टू हिम कि जनाब मैं तो एक सर्वे कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि लोगों की क्या राय है और मैंने ये सवाल जो है इंटरनेट से कट एंड पेस्ट करके अपने तालिब-इल्मों को दे दिया था। तो और उसमें बहन-भाई के रिश्ते के मुतालिक जो है आपने लिखना था। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें आसिम ये बड़ा अहम सवाल है आपका क्योंकि मैं भी जो है वो 2 दिन से इस पर बहस देख रहा हूँ और हमारे यहाँ जो है वो बहस जो है वो ऐसे फैलती चली जाती है कि उस पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जिन जो ये ख़यालात रखते थे इस बारे में कि जी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए था वग़ैरह-वग़ैरह और ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस करने का शायद एक तरीका था। देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया में जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं, वो यकीनन क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अपने तालिब-इल्मों में उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, उसके लिए नित-नए तरीके आज़माते हैं और ख़ास तौर पर जो है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा एक अहम पहलू है, वो ये भी है कि आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं, उस माहौल से आप कट कर फैसले नहीं करते। मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, तो उसमें हम बारहा अपने स्टूडेंट्स को ये तलकीन करते हैं, पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक्स रिकमेंड करते हैं कि जी आप कल्चरल सेंसिटिविटी का ख़्याल करें। आप कोई ऐसी चीज़ ना करें अपनी गुफ्तगू में या अपने काम में जिससे लोग ख़ामख़ा ऑफ़ेंड हों। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब वो उसमें कोई रेसिज़्म का एलिमेंट हो, कोई एथनिसिटी का एलिमेंट हो, कोई रिलिजन का एलिमेंट हो। तो मतलब मैं अमेरिका में रहता हूँ और अमेरिका जैसे मुल्क में अब मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ काम करता हूँ, ये बाइबल बेल्ट कहलाती है। यहाँ पर जो कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और इस हवाले से जो है वो उनका एक मख़सूस सोच पाई जाती है। मसलन वो अबॉर्शन के खिलाफ हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहलाते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से उनकी एक ख़ास सोच है। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि किसी तालीमी इदारे में आप इस तरह का कोई सवाल अगर स्टूडेंट्स को दें, तो उनके अंदर कहीं न कहीं कोई रिएक्शन ना पैदा हो, तो अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो मेरा ख़्याल जहाँ इतना एकेडमिक फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम की बहरहाल कोई न कोई बाउंड्रीज़ ज़रूर होती हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर एक कंज़र्वेटिव मुआशरा है, इस्लाम के हवाले से एक ख़ास तरह का की सोच पाई जाती है। जहाँ हमारा जो फैमिली यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारी बातें जो वेस्ट में हो जाती हैं, वहाँ पे लोग नहीं करते। एक पर्दा रखा जाता है, वहाँ पर इस तरह का सवाल, इस तरह का मज़मून बच्चों के सामने लाना और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई मसलन मैं अब इस उम्र में जब मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मैं क्रिटिकली अगर उस पर थिंक करूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करूँ तो उसके जो हैं वो हवाले दिए जा सकते हैं कि जी इस्लामी हवाले क्या हैं? किस तरह इस पर पाबंदी लगी इस तरह के किसी भी रिश्ते पर इसमें नाजायज़ क्या है?
फिर आप माशरती हवालों से जो है वो इस पर बात कर सकते हैं कि किन-किन मुल्कों में इस पर पाबंदी है, किसी भी इस तरह के ताल्लुक पर। अमेरिका के अंदर ये ताल्लुक गैर कानूनी है, वेस्टर्न ममालिक में गैर कानूनी है, इसको बुरा समझा जाता है। आप इस पाकिस्तान में इस हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आते हैं, मसलन मैं एक जगह देख रहा था, इसी बहस के नतीजे में किसी ने शेयर किया हुआ था कि 82% जो रेप के केसेज़ हैं, उनके अंदर ख़ानदान का ही कोई ना कोई फ़र्द जो है वो इन्वॉल्व है, तो उनको आप कोट कर सकते हैं कि नाजायज़ होने के बावजूद इस तरह के मामलात हमारे यहाँ हो रहे हैं, इसलिए कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो जिस तरह का फैमिली सेटअप है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, लेकिन अब मेरी उम्र इस तरह की हो गई है, तजर्बात इस तरह के हो गए हैं, जब मैं इस सवाल को किसी और तरह से पर्सीव कर सकता हूँ और उसका जवाब दे सकता हूँ, संजीदगी से। आप उस उन अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को जिनमें शायद 18, 20, 22 साल के बच्चे होंगे, उनके सामने जब ये सवाल रखते हैं, तो उन पर इसका किस तरह से असर होगा, वो इसको किस तरह से लेंगे, वो मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा डिफरेंट अ, उसकी वो आउटलुक बनती है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सो मुझे तो इसकी कोई प्लॉजिबल वजह समझ में नहीं आई सिवाय इसके कि वो जैसे मैंने देखा कि जब इस पर इंक्वायरी हुई तो वो जो लेक्चरर थे वो विजिटिंग लेक्चरर थे, यानी वो यूनिवर्सिटी के बाकायदा मुलाजिम नहीं थे, उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया। तो मुझे तो बस यही वजह समझ में आती है कि जी शायद उनके यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इस तरह के मामलात चल रहे होंगे, जिसकी वजह से उनको नौकरी वैसे भी छोड़नी होगी, तो उन्होंने सोचा कि जाने से पहले-पहले जो है, वो इनसे कोई ना कोई बदला इस तरह से निकाला जाए, जिससे यूनिवर्सिटी के ऊपर सवालात जो हैं, वो मेरे जाने के बाद भी उठते रहें। उसके अलावा मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। अच्छा आपने ये बात की कि लेकिन जो उन्होंने अभी जो उनका एक बयान आया था कि जी मैंने कटिंग पेस्ट करके ये किया था और मैंने अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कहा था ये वाक़या बहुत पुराना है लेकिन इंटरनेट पे या किसी ने शरारतन जो है वो ये डाल दिया है ये देखें, सोशल अगर मीडिया पे। अगर तो वाक़ई ये उन्होंने बयान दिया है और संजीदगी से दिया है कि मैंने कट पेस्ट किया था और देखा नहीं, तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि कल्चरल सेंसिटिविटी तो अपनी जगह, पहली रीज़न उनको निकालने की उनकी नाअहली होनी चाहिए कि आप जो हैं वो कट पेस्ट करके एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों को और आपको पता भी नहीं है कि आप उनको क्या दे रहे हैं और उसको आप कैसे ग्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस तरह की कोई हरकत करें तो आप बतौर उस्ताद प्लेजरिज़्म के इल्ज़ाम में निकाल दिए जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा हमने देखा कि माज़ी में जो है कज़न मैरेजेज़ पे जो है पूरी दुनिया में इस पे बात हुई और अमेरिका के अंदर अगर हम देखें कि इसको सही नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो हैं अब इस मामले में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि हमें कोई 1-2 टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए कज़न मैरेजेज़ के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला टॉपिक कज़न मैरेजेज़ का भी हमारे माशरे में जो है वो बुरा समझा जाता है कि नहीं क्यों नहीं हो सकती क्योंकि हमारे इस्लाम में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे कि इस पे भी डिबेट नहीं हो सकती या ये डिबेटेबल है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं इसको देखने के। एक तो ज़ाहिर है कि आपकी मुआशरत और आपके मज़हब से जुड़ा हुआ है कि अगर मज़हब के अंदर इजाज़त है और लोग उस पर यकीन रखते हैं, तो ज़ाहिर है लोग अपने-अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं। वेस्ट के अंदर भी जो कज़न मैरेजेज़ हैं या हिंदुइज़्म के अंदर कज़न मैरेजेज़ पर पाबंदी इसलिए है, इसको बुरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि उनके मज़हब के अंदर इजाज़त नहीं है। हमारे मज़हब के अंदर इसकी इजाज़त है। लेकिन इसका जो तिब्बी पहलू है, जो मेडिकल साइंस के हवाले से हमारे यहाँ कज़न मैरेजेज़ के नतीजे में जो है वो बच्चों के अंदर जो अगली जनरेशन्स के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब मैं अभी मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं एक स्टडी देख रहा था कि थैलेसीमिया के केसेज़ जो हैं मसलन, उनमें 80% से ज़्यादा केसेज़ ऐसे हैं जो कज़न मैरेजेस के नतीजे में जो बच्चे पैदा हुए, उनमें वो केसेस देखने में आ रहे हैं। सो ये मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बड़ी वजह है हमारे माशरे में कि इस पर बात की जाए। इसको अब मैं अपने ख़ानदान में, दूसरे ख़ानदानों में, दोस्तों में देखता हूँ कि इस पर इतनी बात नहीं होती, बल्कि इस तरफ
अगर तवज्जो दिलाई जाए तो उसको मायूब समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनली एक चीज़ करते रहे हैं, तो उसकी सज़ा आप अपनी अगली जनरेशन को क्यों देते हैं? अगर उसके हवाले से मेडिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, कंपैटिबिलिटी चेक हो सकती है और उसको अवॉइड किया जा सकता है अगली जनरेशन में एक पूरी नस्ल जो है वो किसी डिफ़ॉर्मिटी के साथ या किसी बीमारी के साथ पैदा हो, तो मेरा ख़्याल है कि उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। जी, वैसे अब एक और चीज़ पाकिस्तान के अंदर वो हर घंटे पे हम अपडेट होते रहते हैं। एक मौलाना साहब दौरान स्टडी जो है कुरान की, वो एक बच्ची के साथ नाज़िबा हरकत करते हैं और वो एकदम जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और टिकटॉक पे वो सबसे पहले आई। तो पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों पे अगर हम सिर्फ़ 3 महीने पीछे चले जाएँ, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम मौजूद है, जो कि स्पेशली ऐसे केसेज़ को जो कि फ़ौरन जस्टिस माँगते हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। जबकि हम सियासी तौर पे लोगों को देखते हैं कि वो फ़ौरन सॉल्व करने के लिए रात के 12-12 बजे भी जजेस जो हैं वो अपनी अदालतें खोल लेते हैं। लेकिन इस तरह जो पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस्लाम का नाम भी बदनाम हो रहा होता है इस तरीके से। उनको जस्टिस नहीं मिलता। आज की औरत जो है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, वो कभी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन नहीं जाती क्योंकि उसको पता है कि 1% भी चांसेस नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरा ख़्याल है मज़हब का जो एक खतरा हर वक़्त हमारे यहाँ जो एक-दूसरे मज़हबी फ़िरके आपस में लड़ रहे होते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कह रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने सबको जो है बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नंगा कर दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी तमाम चीज़ें जो हैं दुनिया को बता दी कि कौन कैसा, कब, क्या, कैसे कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे कि जो ये वाक़या हुआ है और इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ले रही है? 3 से 7 साल की सज़ा है, लेकिन क्या इसको सज़ा मिलेगी? देखिए, मैंने भी वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर चलते हुए देखा है। अब उसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नहीं आई हैं कि ये ताज़ा है या पुराना है या उस पे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो इस तरह के क्लिप्स बार-बार हमारे सामने आते रहते हैं। कभी मस्जिद में किसी बच्चे पर तशद्दुद हो रहा होता है, कभी इस तरह के ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं। जिनसी हैरेसमेंट के जो इल्ज़ामात हैं वो लगते हैं, बल्कि आप को याद होगा ज़ैनब का वो जो बच्ची का वाक़या हुआ था कसूर के अंदर, वो भी एक फ्लैश पॉइंट बना था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या हो गया और वो भी एक बारिश नौजवान जो उनका अपना जानने वाला था, वही उसमें फिर जो है वो मेन मुल्ज़िम निकला। मसला ये है हमारे यहाँ के एक तो ज़ाहिर है पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ख़वातीन जो हैं वो आम तौर पर इस किस्म के वाक़यात पर ज़्यादा बात नहीं करती और छोटी बच्चियाँ जो हैं अगर वो इस तरह की बात करती भी हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है इस हवाले से। अब वेस्ट में आप देखें तो स्कूल से ही बच्चों को इस चीज़ की तालीम देनी शुरू कर दी जाती है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और आपको इस हवाले से क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं। हमारे यहाँ इस तरह की तालीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि अगर जब भी कभी इस तरह की बात की जाती है एनजीओज़ की तरफ से, एडवोकेसी ग्रुप्स की तरफ से या कुछ वालिदैन की तरफ से कि बच्चों को इस हवाले से सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, तो एक और तरह का तूफ़ान खड़ा हो जाता है कि शायद हम माशरे को बेराह रवी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि उस पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, वो शायद कहीं ज़्यादा घिनौना है और उसमें दूसरा मसला फिर ये पैदा हो जाता है कि जब कभी इस तरह का कोई केस सामने भी आता है और फिर उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी वीक होती है, कोई गवाह सामने नहीं आते और इस तरह के मुल्ज़िमान जो हैं, वो अमूमन बच निकलते हैं जब तक कि कोई इतना बड़ा जो है वो शोर ना मच जाए, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है उस पर, कि ज़िम्मेदारान को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़े। मेरा ये ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा इस पर इसमें जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो वालिदैन पर आयद होती है कि वो अपने किसी भी बच्चे को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं किसी के साथ और अगर
उन्होंने इस हवाले से अपने बच्चों को सेंसिटाइज़ नहीं किया है अर्ली एज से, तो फिर इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते रहेंगे और जो ईवल अनासर हैं आपके माशरे के अंदर, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं इमरान खान साहब की अदालत में पेशी के हवाले से बात करेंगे। हमने खबरों में देखा कि जी, उनकी गाड़ी को जो है वो अदालत के अंदर नहीं लाने दे रहे थे, फिर लाने दिया या नहीं लाने दिया। हमारी बहस कहीं और चली जाती है। टीवी जो है हमारे खबरों के सबसे आगे कौन ऐसी-ऐसी खबरें पेश कर रहे होते हैं कि वो जो असल बात होती है वो छुप जाती है। फाइनली इमरान खान साहब पहुँच गए और 3 मार्च तक जो है उनको ज़मानत मिल गई है। क्या कहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन होता देखते हैं या इमरान खान को सलाखों के पीछे देख रहे हैं या ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए 2-3 चीज़ें हैं आपके सवाल में, सबका बारी-बारी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अभी जो झगड़ा है वो बुनियादी तौर पर ये है कि ये हुकूमत ये चाहती है कि उसको जितना डिले कर सके वो करे और अपने वक़्त पे जाके इलेक्शन हो। खान साहब जो हैं वो पिछले 10 महीने से जल्दी इलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हर हरबा वो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो अपनी हुकूमतें भी तोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें वो इलेक्शन वक़्त से पहले नहीं मिला। अब जो बुनियादी अगर इलेक्शन इन सूबाई असेंबलियों के पहले होते हैं, कौमी असेंबली के अपने वक़्त पर होते हैं, तो बीच में गैप जो है ना, वो कोई 2-3 महीने का ही रह जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से ये 1-1 महीना आगे करके यहाँ तक बात पहुँच गई है, वो गैप भी आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल हो ही जाएगा और ये इवेंचुअली इंतखाबात अपने वक़्त पे होंगे। अब आप ये देखें कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब की और असेंबली टूटे हुए तकरीबन सवा महीना हो गया है, तकरीबन 40 दिन होने को आए हैं। तो अगर 40 दिन के अंदर सिर्फ इंतखाबात की तारीख ही नहीं मिल सकी और उस हवाले से कोई तैयारियां ही शुरू नहीं हुई, तो कब फिर वो तारीख मिलेगी, कब इंतजामात पूरे होंगे, कब रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, वो इलेक्शन होंगे। सो मुझे नहीं लगता कि जल्दी इलेक्शन इमरान खान साहब को मिलेंगे। उसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि अगर उनके कहने पर इंतखाबात जल्दी करवा लिए जाएं, तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है कि जो मैं कहूँगा बस वो होगा और उसके अलावा बाकी सारे इदारे इर्रेलेवेंट है, तो वो फिर जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वो कहीं और इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं नहीं समझता कि हमारी सियासी जमातें जो इस वक़्त हुकूमत में हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को ये मौका देना चाहती है। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन होते भी हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा? मेरा नहीं ख़्याल कि इलेक्शन के बाद भी सूरत-ए-हाल कोई ज़्यादा तब्दील होने वाली है। इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें हुकूमत में आते हैं, बज़ाहिर कोई प्लान उनके पास भी नहीं है। अगर ये सेटअप प्रोलॉन्ग करता है, अगर ये दोबारा हुकूमत में आते हैं, तो इनकी जो परफ़ॉर्मेंस आजकल आपके सामने है, वो भी कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती। तो जो पॉलिटिकल क्लाइमेट हमारे पास ओवरऑल है ना, उसमें तो चीज़ें 19-20 के फ़र्क के साथ मुझे इसी तरह से चलती हुई नज़र आती हैं। क्या इलेक्शन से पहले जैसे आपने पूछा इमरान खान साहब जेल जाएँगे? मुझे नहीं लगता कि उनको जेल भेजा जा सकता है और फ़र्ज़ करें जेल भेज भी दें, तो ये एक मेरी ज़ाती ख़्याल में मेरे शायद नून लीग के दोस्तों को ये बात इतनी पसंद ना आए, लेकिन ये एक सियासी गलती होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उनका ये ख़्याल है कि खान साहब को जेल में डालने से उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी या उनके जो वोटर हैं और हामी हैं, वो दूसरी जमातों की तरफ राग़िब हो जाएँगे, तो ये तो नहीं होने वाला और हमारे यहाँ इससे पहले कई बार ये कोशिश हो चुकी है कि एक सियासी जमात जो है जब उसकी मकबूलियत बढ़ गई है, लोगों ने उसको अपना लीडर तस्लीम कर लिया है, उस जमात के सरबराह को उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये कोशिश एक ज़माने में जब एएनपी, एनएपी हुआ करती थी, उनके साथ हुई, फिर भुट्टो साहब ने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि ज़िया-उल हक के ज़माने में बेनज़ीर कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश हुई, फिर हाल ही में एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर नवाज शरीफ की अपनी जमात के साथ इस तरह की कोशिशें हुई। कभी ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। सो मेरा ख्याल है कि जो सियासी
इख्तलाफात हैं, उनका सियासी तरीके से मुकाबला करना चाहिए, उनको जेल में डालने से या उनकी जमात पर पाबंदी लगाने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल और मुझे लगता है कि हाउस अरेस्ट होंगे, अगर होंगे मुझे तो यही लगता है लेकिन आगे देखें आने वाले दिन क्या कहते हैं। अवैस साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.